दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पहली बार ईरान बगदाद में अमेरिकी दूतावास के ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को कर दिया तबाह। डायरेक्ट दूतावास पर हमला और अब तक दर्जनों अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर। और इसी बीच ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल का फैक्ट्री हो गया तबाह। और दूसरी तरफ किम जोंग का बड़ा धमाका। अमेरिका के दोस्त देश की तरफ उत्तर कोरिया ने दागी 10 मिसाइल, मची अफरा तफरी। और साथ में ईरान के लिए खुलकर मदद को आया चीन, लाखों डॉलर की इमरजेंसी मदद देने का ऐलान। और साथ में आपको बताएंगे यमन के हौथी ने अमेरिका इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल होने को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो बताते हैं सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। दोस्तों, शनिवार सुबह ग्रीन जोन में मौजूद यूनाइटेड स्टेट एम्बेसी बगदाद पर जोरदार हमला हुआ। सुरक्षा सूत्रों ने अल जजीरा को बताया कि इस हमले में दूतावास की एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक एक रॉकेट सीधे अमेरिकी दूतावास के अंदर गिरा। इसके बाद सायरन बजने लगे और दूतावास के अंदर से घना धुआं और बड़ी आग की लपटें उठती दिखाई दी। अल जजीरा के मुताबिक अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ शुरू हुई जंग के बाद से ये इलाके में हुआ सबसे बड़ा धमाका बताया जा रहा है। खास बात ये रही कि इस बार एयर डिफेंस सिस्टम की कोई आवाज नहीं सुनी गई, जबकि पहले ऐसे हमलों में मिसाइलों को हवा में ही रोक लिया जाता था। मतलब धीरे धीरे अमेरिका के लगभग सभी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम होते जा रहे हैं, या फिर अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी है। और इसी रात को ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल में स्थित एक फैक्ट्री को निशाना बनाया। इसके बाद वो फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो गया और भीषण आग लग गई, जिसकी वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल है और अल जजीरा ने भी जारी की है। इसी बीच एक सुरक्षा सूत्र ने बताया कि बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मौजूद अमेरिकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर भी एक ड्रोन हमला हुआ। वहीं रॉयटर्स के मुताबिक एक ड्रोन को मार गिराया गया जो अमेरिकी डिप्लोमेटिक सेंटर को निशाना बना रहा था। इन घटनाओं से पहले रात करीब 2 बजे कर्राडा इलाके में एक घर को निशाना बनाया गया। इस हमले में घर लगभग पूरी तरह तबाह हो गया। खबरों के मुताबिक यहां किसी इराकी गुट के एक कमांडर को निशाना बनाया गया था। करीब 1 घंटे बाद बगदाद के दक्षिण पश्चिमी इलाके में एक और जोरदार धमाका हुआ, जहां सड़क किनारे खड़ी एक छोटी ट्रक को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ इराक के सिक्योरिटी मीडिया सेल ने एक बयान जारी कर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और नागरिकों के अधिकारों का खुला उल्लंघन है और ऐसे हमलों को किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता। इस बीच अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शनिवार को बताया कि ईरान के खिलाफ जारी युद्ध के 2 हफ्तों के दौरान 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि 210 अन्य घायल हुए हैं, जिनमें 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों की मौत की हालिया घटना गुरुवार को इराक में हुई, जब एक अमेरिकी सैन्य ईंधन भरने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार 6 क्रू सदस्यों की मौत हो गई, जबकि इराकी प्रतिरोध ने बताया कि उसने इस विमान को मार गिराया। अमेरिकी सेना ने यह भी बताया कि खाड़ी देशों में स्थित सैन्य ठिकानों पर ईरानी हमलों के दौरान उसके कुछ सैनिक मारे गए। सेंटकॉम के मुताबिक इनमें से एक सैनिक सऊदी अरबिया में अमेरिकी ठिकाने पर हुए हमले में मारा गया। अमेरिकी सेना में पहली मौत 1 मार्च को हुई थी, जब एक ईरानी ड्रोन ने कुवैत में अमेरिकी बेस में एक सैन्य ऑपरेशन सेंटर को निशाना बनाया। इस हमले में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। 7 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने इन 6 सैनिकों के पार्थिव शरीर के स्वागत समारोह में हिस्सा लिया था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका इजराइल जंग अपना भयानक रूप ले चुकी है, वहीं एशिया के एक और हिस्से में जंग का नया महाज खुलने जा रहा है। जापान के प्रधानमंत्री ने एक्स पर जानकारी दी कि नॉर्थ कोरिया ने संभवतः बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये मिसाइल सी ऑफ जापान की ओर दागी गई है और दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया कि उत्तर कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल पूर्वी सागर की ओर दागी है। बता दें कि ईरान के मिसाइलों को रोकने के लिए साउथ कोरिया में तैनात एयर डिफेंस को
अमेरिका ने वहां से हटाकर मिडिल ईस्ट भेजा था। अगर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के खिलाफ अपना कोई मिशन इस समय शुरू किया तो वो बहुत विध्वंसक रूप ले सकता है। नॉर्थ कोरिया की ओर से ये लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब साउथ कोरिया और अमेरिका ने सोमवार को अपना सालाना फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू किया, जो 11 दिनों तक चलेगा। उत्तर कोरिया लंबे समय से इन सहयोगी देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यासों की आलोचना करता रहा है और इन्हें हमले की तैयारी बताता रहा है। हालांकि सियोल और वाशिंगटन का कहना है कि यह अभ्यास पूरी तरह से रक्षात्मक है। इस हफ्ते की शुरुआत में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग की प्रभावशाली बहन किम यो जोंग ने चल रहे इन सैन्य अभ्यासों की निंदा की और अकल्पनीय रूप से भयानक परिणामों की चेतावनी दी थी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन ने शुक्रवार को ऐलान किया कि वो ईरान को इमरजेंसी मानवीय सहायता देगा ताकि स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को कुछ राहत मिल सके। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब ईरान में अमेरिका और इजरायल के सैन्य हमलों के बाद हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। दरअसल चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि चीन नागरिकों और गैर सैन्य ठिकानों पर होने वाले अंधाधुंध हमलों की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा कि स्कूलों पर हमला करना और आम लोगों को नुकसान पहुंचाना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन है और ये इंसानियत और मानवता की बुनियादी सीमा को पार करने जैसा है। उन्होंने बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ चाइना ने फैसला किया है कि वो लगभग $2 लाख की इमरजेंसी सहायता ईरान के रेड क्रिसेंट सोसाइटी को देगा ताकि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया है उन्हें मदद मिल सके। चीन ने यह भी कहा कि वो इंसानियत के नाते आगे भी ईरान की जनता की मदद करता रहेगा। प्रवक्ता ने कहा कि चीन की संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने इस हमले में अपने प्रियजनों को खो दिया। रिपोर्टों के मुताबिक 28 फरवरी को ईरान के दक्षिणी शहर मिनाब में स्थित शरजेह तैयबह एलिमेंट्री स्कूल पर हुए हवाई हमले में कम से कम 150 स्कूली छात्राओं की मौत हो गई थी। यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य ऑपरेशन शुरू किया था। इन हमलों में कुल मिलाकर 1300 से ज्यादा लोगों की मौत और 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यमन के अंसारुल्लाह यानी हौथी आंदोलन के एक वरिष्ठ नेता मोहम्मद अल बुखैती ने कहा है कि मौजूदा हालात में यमन पूरी तरह ईरान और रेजिस्टेंस एक्सेस के साथ खड़ा है क्योंकि इजरायल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका संगठन पहले ही फैसला कर चुका है कि इस टकराव में वो ईरान का साथ देगा। अल बुखैती ने साफ कहा कि इस जंग में यमन की भागीदारी सिर्फ वक्त की बात है और रेजिस्टेंस एक्सेस के देशों के बीच पूरा तालमेल है। उन्होंने कहा, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर है और ये भी दोहराया कि आंदोलन के नेता अब्दुल मलिक अल हौथी पहले ही कह चुके हैं कि जरूरत पड़ने पर यमन हस्तक्षेप के लिए तैयार है। उन्होंने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के जवाबी हमलों का समर्थन करते हुए कहा कि अगर इन ठिकानों से ईरान पर हमला हो रहा है तो तेहरान को उन्हें निशाना बनाने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के देशों से अपील की कि वो एकजुट होकर अमेरिकी हमलों की निंदा करें और ईरान का साथ दें। अल बुखैती ने चेतावनी दी कि ये जंग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे अरब और इस्लामी देशों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने फारस की खाड़ी के देशों से कहा कि वाशिंगटन उनकी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उन्हें ईरान के खिलाफ जंग में धकेलना चाहता है और इस संघर्ष को उन्होंने फैसला की लड़ाई बताया जिसमें अंत सच्चाई की जीत होने का दावा किया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।